अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लीज हमने पढ़ी थी करते हैं एग्जांपल 25 पास पेपर का क्वेश्चन है काउंटिंग। ठीक है, ओके। शालीमार इंडस्ट्रीज SI is engaged in the manufacture of tractors. The tractors are sold both on cash and finance lease basis. ये डीलर लेसर का केस है, क्योंकि यहाँ से पता लगेगा आपको कि is engaged in the manufacturing of tractor, ये मैन्युफैक्चरर लेसर है। तो tractors are sold both on cash and finance lease basis। ठीक है, तो फाइनेंस लीज बेसिस पर भी आप इसको करते हो तो ये डीलर लेसर मैन्युफैक्चरर लेसर हो गया। कैश सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ईच ट्रैक्टर इज 2 million and 1.6 million respectively. On 1st January 2015, SI sold 10 tractors to Caravan Transport CT on lease. The lease term of the terms of lease and related information are as follows. Number one, the lease period is 4 years, whereas useful life of each tractor is 5 years. The total unguaranteed residual value at the end of lease term is 1 million. ये unguaranteed residual value भी आ गई। Lease rental amounting to rupees 6375454 per annum are payable in arrear. The rate implicit in the lease is 12%. ठीक है, इसमें जब भी डीलर लेसर का केस आएगा, इसमें हम सारा करेंगे आज जर्नल एंट्री सब कुछ जो भी हम करते रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं डेट का कॉलम बना लेता हूँ और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का, और फिर डेबिट और क्रेडिट आ जाएगी। अमाउंट इन टोटल अमाउंट है, इट्स ओके। और ये क्वेश्चन है एग्जांपल 25 शालीमार इंडस्ट्रीज लिमिटेड डेट, ये जर्नल एंट्रीज, ये डेट का कॉलम आ जाएगा और यहाँ पर्टिकुलर्स, डेबिट इन रुपीज और क्रेडिट। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने सीखा था कि हम सबसे पहली जो कैलकुलेशन करेंगे ना, वो कैलकुलेशन हमारी रिलेट करेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। पहले रेंटल्स निकालते हैं। ठीक है, लीज रेंटल्स। अब इसके लिए मैं जरा इस शीट पे आता हूं और वो फार्मूला लिखेंगे R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। अब जरा देखते हैं कि रेंटल कितना है। R स्टैंड्स फॉर रेंटल। रेंटल दिया हुआ 6375454 6375454 into 1 minus 1 plus I, interest rate at 12%, so 1.12 raised to power minus 4 साल का लीज पीरियड है और एरियर है -4 डिवाइडेड बाय 0.12। प्लीज कैलकुलेट दिस वैल्यू। कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा, आप जरा कैलकुलेट कीजिएगा क्या वैल्यू आती है। सर 1936 1936 1.9 million 19 million। यस सर 1.9 19 मिलियन आएगी, क्योंकि 6 मिलियन तो रेंटल है। 19,364 डबल अच्छा, 364,481 और आखिरी 3 डिजिट 4481 4481। अब देखो मैंने ठीक लिखा है, आप जरा चेक कर लीजिएगा। यस सर। ओके फाइन।
ये पहली अमाउंट आ गई, ये अमाउंट मैं यहाँ लिखूंगा एक्सेल शीट पे, क्योंकि फार्मूला जरा वहां लगता नहीं एक्सेल में, तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ। लीज रेंटल आ गया मेरे पास 19364,481, ये प्रेजेंट वैल्यू हुआ। ठीक है, इसी से नीचे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की कैलकुलेट कर लेते हैं, वो अमाउंट यहाँ ले आएंगे। अच्छा, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि सिंगल अमाउंट होती है, वहां तो सिंपल ये लिखेंगे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है जी? आप पास क्वेश्चन में गिवन है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन इनटू 1.12 raised to power minus 4. Please calculate it. 635518. 5518. एक्सेल शीट में आते हैं सर। ये सर ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है सर, ये जब हम लेसर अकाउंटिंग में ये एनआईएल में क्यों ले रहे होते हैं? एनआईएल में इसलिए ले रहे होते हैं कि जो फाइनेंस लीज जो है, जो भी एसेट होता है वो वन टाइम रेवेन्यू जनरेट करेगा। हमारा बिजनेस है लीजिंग का, अगर मुझे वो अमाउंट कहीं से भी मिल रही है, चाहे वो लेसर से मिल रही है या एनी पार्टी विच इज नॉट रिलेटेड टू लेसी, वो सारी अमाउंट मैंने रिसीव करनी है उससे। इस वजह से हम उसको भी अकाउंट फॉर करते हैं, ताकि हम ओवरऑल उस एसेट के अगेंस्ट देखते हैं कि हमें कितनी अर्निंग हुई है। ठीक है, एनआईएल में रिसीवेबल अमाउंट आती है टोटल। अब इसको टोटल कर लें जी, दोनों को टोटल किया तो ये आ रहा है 20 मिलियन। ठीक है, बेशक ये लिखा 19999 है, लेकिन हम इसको लेंगे 20 मिलियन। जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको राउंडिंग कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं जरा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, बेशक ये लिखा यही रहे, इसमें कोई इशू नहीं। ये मेरी टोटल अमाउंट है। इसको मैं कह सकता हूँ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को दो हिस्सों में मैंने सिर्फ इसलिए डिवाइड किया कि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहीं एडजस्ट होनी है और कौन सी चीज कहाँ आनी है, अब आपको बड़ी क्लियर नजर आएगा। और जहां मैंने आपको कल भी बताया था, जहां आपकी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दे दे लेसर अकाउंटिंग में, आपने पहली एंट्री कंबाइन करनी है। ठीक है, और ये एंट्री किस डेट की है? किस डेट को लीज हुई आपकी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को मैं पहले डेबिट करूंगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, और इसकी जगह लीज रिसीवेबल भी लिख सकते हो। जब मैंने पहले भी बताया था, ये याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर आपको लीज रिसीवेबल लिखा नजर आए तो आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल ठीक है, आप लीज रिसीवेबल भी लिख सकते हो। दूसरी चीज, अब चूंकि एक एंट्री नहीं ले रहा, मैं दोनों एंट्री को कंबाइन कर रहा हूँ, दूसरे में मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी डेबिट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्रेडिट होंगी सेल्स, और फिर क्रेडिट होगा हमारा इन्वेंट्री। ये चार हेड हमारे आ जाएंगे और चारों एंट्रीज मैंने कंबाइन करके लिखी। अच्छा, अब जरा अमाउंट को जो है ना, वो आपने ज़हन में रखना है। एनआईएल तो अभी निकाला है आपने, ठीक है, इसको अब मैं यहाँ से 19 की बजाय 20 मिलियन कर देता हूँ। ये 20 मिलियन आ गई है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स लूंगा, तो प्लीज कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग देखिएगा। आज मैं सारी एक एक वर्किंग आपको जरा शो करूंगा, ताकि इस क्वेश्चन को आप बेस बना के रखिएगा तमाम क्वेश्चंस के लिए। हमने लेनी होती है इसमें कॉस्ट, पहले कॉस्ट लेनी है। तो कॉस्ट क्वेश्चन में देखिएगा कितनी है, एक ट्रैक्टर की 1.6 मिलियन, और आप 10 ट्रैक्टर लीज कर रहे हो, तो 1.6 इंटू 10 16 मिलियन। इसमें से आपने लेस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, अब याद रखिएगा इसको लेस क्यों कर रहा हूँ, देखिएगा मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं सेल किसको कर रहा हूँ? लेसी को। लेसी को जो सेल कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मेरी कॉस्ट कितनी है? ये जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, ये लेसी से मैंने रिकवर नहीं करनी, इसलिए ये कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं होता। इसलिए इसको पहले माइनस कीजिएगा। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी, दिस व्हेन शैल बी नोन एज
कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट बनेगी और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट को यहां ले आएंगे। ये कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन। अच्छा, जहां तक सेल्स का ताल्लुक है उसके लिए रूल मैंने आपको बताया था। दो चीजें लेनी है आपने इसमें। नंबर वन इज द लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स और नंबर टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। अब यहां इन दोनों को, चूंकि लोअर का कॉन्सेप्ट है, पहले मैं दोनों वैल्यूज लिख रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल ये ऊपर कैलकुलेट हुई है, ये इसलिए दो अलहदा कैलकुलेट किए थे, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी 20 मिलियन कैलकुलेट कर सकता हूँ। अलहदा करने से फायदा क्या हुआ कि जहां जो सी अमाउंट मुझे चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अगर लेनी हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आप देखें तो 2 मिलियन है। सेलिंग कैश सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू होती है 2 मिलियन इंटू 10 ट्रैक्टर्स हैं तो 20 मिलियन हो गई। whichever of these two amount is less, ये लेस है, इस अमाउंट को मैं ले आऊंगा और ये मेरी सेल्स की अमाउंट आ जाएगी 19364,481। अब इन्वेंट्री रहेगी। इन्वेंट्री के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और कॉस्ट हमारी कितनी है 16 मिलियन। अब जैसे ही मैंने एंट्री की तो जरा वैसे चेक कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट में बाद में हटा दूंगा इसको। ये डेबिट का सम आ गया, ठीक है, और ये क्रेडिट का सम आ गया। यू कैन सी द डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। ये 1 रुपीज का जो डिफरेंस है वो राउंडिंग है, उसको मैं यहीं कहीं पे भी ठीक कर लेता हूँ क्योंकि लिंक किया हुआ है मैंने इसको। तो इसको हाथ से लिख लेते हैं 19364,482। वो राउंडिंग की वजह से 1-2 का फर्क आता है, वो कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। कम करना है कम करना है, ज्यादा करना है ज्यादा करना है। ये एंट्री जो फर्स्ट है इसमें एक एक चीज मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन की है और प्लीज हर क्वेश्चन में इसी तरह आपने लेके जाना है। डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर के केस में सिंपल लेसर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आइएगा नेक्स्ट में, इससे आगे जाने से पहले मुझे स्केड्यूल बनाना है। अब मैं सपोज 21 साल का डाटा है, इसने 1 जनवरी दिया हुआ है और 31 दिसंबर 2015 का मांगा हुआ है। तो 31 दिसंबर 2015 से पहले मुझे पहले कैलकुलेट क्या करना है, स्केड्यूल, डेट और NIL ब्रॉट फॉरवर्ड, उसके बाद फाइनेंस इनकम, देन रेंटल्स और फाइनली NIL कैरी फॉरवर्ड। तो पहले आते हैं फर्स्ट में जी। तो आपकी लीज बेशक फर्स्ट हुई है लेकिन जो पेमेंट आप पहली करोगे रिसीव वो 31 दिसंबर 2015 को। तो NIL जो मेरा बन रहा है NIL वो कितना है जी 20 मिलियन। ये 20 मिलियन आ गया। अब इसमें फाइनेंस इनकम कितने परसेंट है क्वेश्चन के मुताबिक 12%। तो मैं इस अमाउंट का 12% लेता हूँ विच इज 2.4 मिलियन। ये प्लस होगी और जितना रेंटल पे कर रहे हो 6375 को माइनस कर दो 6375484। चेक इट 6375454। ये रेंटल माइनस किए तो मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगी का क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब चूंकि मैंने 31 दिसंबर 2015 तक ही मूव करना है लेकिन चूंकि डिस्क्लोजर मांग जब रिक्वायर करेगा जो कि मस्ट है तो मैं अगले साल का भी स्केड्यूल बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ मैं जरा स्केड्यूल कंप्लीट भी कर लूँ तो आपको एक चीज समझाने के लिए मैं मुकम्मल भी कर लेता हूँ। अब फाइनेंस इनकम दोबारा 12% निकलेगी लेकिन इस अमाउंट का 1916024 का, और रेंटल तो वही रहेंगे जो आप पे कर रहे हैं, ये अगले साल का रेंटल है। और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मेरे पास 11572। चूंकि 4 साल की लीज है तो 4 साल की लीज के बाद अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग आ गया। अब फाइनेंस इनकम जो मैंने कैलकुलेट करनी है 12% वो 11572 पे कैलकुलेट करूंगा। रेंटल सेम रहेंगे, ये तीसरा रेंटल आ गया। और अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस मेरा कम होगा 6585 आ गया। अब लास्ट रेंटल 31 दिसंबर 2018 को मैं रिसीव करूंगा और रेंटल होगा यानी ओपनिंग बैलेंस ये आ गया। फाइनेंस इनकम भी निकाल लें
अब रेंटल में उतना ही रिसीव कर रहा हूँ। अब जरा क्लोजिंग बैलेंस देखें, ये जीरो नहीं होगा, दिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। यानी अब मैं इसी डेट को फिर मैं ये अमाउंट रिसीव कर लूँ, अनगारंटीड है, वो कम और ज्यादा हो सकती है, वो बात का ट्रीटमेंट है, वो लीज में फॉल नहीं करता। तो एनीहो ये मैंने पूरा स्केड्यूल सिर्फ आपको इसलिए बताया कि अनगारंटीड यहाँ नजर आई आपको। तो ये 1 रुपी का जो डिफरेंस है ये वो है जो अभी मैंने 481 को 482 किया है, तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, इसमें हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब मेरा अकाउंटिंग ईयर ये है और इसको मैं हाईलाइट करूंगा ताकि ज़हन में रहे कि ये मेरा अकाउंटिंग ईयर। ओके, अब 31 दिसंबर 2015 को एंट्रीज पास करनी, आज आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीज जो सी मर्जी हो, चाहे डीलर लेसर हो या नॉर्मल लेसर हो। आप इसमें पहले फाइनेंस इनकम को रिकग्नाइज करोगे, फाइनेंस इनकम 2.4 मिलियन है, मैं इसकी एंट्री पास करूंगा। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट और फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, अमाउंट आएगी 2.4 मिलियन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री रेंटल जब आप रिसीव करोगे 31 दिसंबर 2015 को, सेम डेट को, तो फिर कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट होगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। और कितना रेंटल रिसीव कर रहे हो, 6375,454, 6375,454। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद सर नोट्स की तरफ आते हैं। नोट्स से पहले एक्सट्रैक्ट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव फाइनेंशियल पोजीशन, कंप्रीहेंसिव इनकम नहीं मांग रहा होता, शालीमार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब जरा इसके डिस्क्लोजर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन अलग से इसलिए नहीं किया, तकरीबन सेम है, इसलिए हम उसको अभी ले रहे हैं, इसे डायरेक्ट ले रहे हैं क्वेश्चन में। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 30th June 2015, सॉरी 31 दिसंबर मैं चेंज करता हूं। यहाँ पर तो आपने पढ़ा है डेप्रिसिएशन तो होती नहीं, इसलिए उसकी एंट्री नहीं आई। अब आइएगा सबसे पहले एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट में मैं लिखूंगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ठीक है, और इसके लिए ऑब्वियसली नोट बनाना है, तो मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ दे देता हूँ। नोट, कोई भी नोट नंबर दे देते हैं, जैसे 11। नॉट इन्वेस्ट आ गया इन्वेस्टमेंट इन लीज। इसी तरह करंट एसेट्स, इसमें भी हम लिखेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ये करंट पोर्शन होगा और वो नॉन करंट पोर्शन। अच्छा, वैसे तो वैल्यूज मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो लेकिन हम जरा नोट बना लेते हैं, अगर यहाँ से लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक ही अमाउंट आई, जैसे मैं नोट यहाँ जाने थे, चलिए अच्छा एक ही अमाउंट आई, तो पहले मैं नोट बना लेता हूँ। अब इसी से नीचे जब नोट बनाओगे तो फिर इसको भी प्लीज प्रॉपर्ली आपने हेडिंग देनी होगी। एक्सट्रैक्ट, बल्कि यार एक्सट्रैक्ट ना भी लिखो, नोट्स टू द अकाउंट्स। और यहाँ पर चूंकि मैं नोट सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बना रहा हूँ तो एज एट ही रहने दें, लेकिन अगर दोनों आ रहे हो ना तो फिर दोनों लिखिएगा, फॉर द ईयर एज एट, क्योंकि कुछ नोट्स फॉर द ईयर होते हैं, कुछ नोट्स एज एट होते हैं। जो नोट आपके रिलेट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम से, वो उसके साथ आप वर्ड लिखते हो फॉर द ईयर, और वो नोट्स होके आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करते हैं, उसके साथ आप लिखते हो एज एट। ठीक है, तो लिहाजा अब मैं यहाँ लिखूंगा नोट 11 नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। प्लीज इसको अब मैं जरा
थोड़ा सा स्लो लूंगा, एक एक चीज को समझना है। यहाँ पर वही रुपीस की अमाउंट ले आते हैं, रुपीस लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे लीज रेंटल रिसीवेबल्स। अब मुझे आप बताइएगा कितने रेंटल रिसीव करने हैं। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये ग्रॉस अमाउंट लेनी है, सिर्फ रेंटल की बात कर रहा हूँ, ओनली रेंटल। 4 रेंटल है ओवरऑल लीज में, जिसमें एक मैं रिसीव कर चुका हूँ 31 दिसंबर को, और चूंकि 31 दिसंबर को मेरे रिसीवेबल 3 होंगे, तो ये जो 3 अमाउंट है इसको हम प्लस कर लेते हैं। ये मैं यहाँ शो करता हूँ 6375454 इंटू 3, ये मेरे लीज रेंटल हो गए 6375454 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूंगा अनगारंटीड, ऐड करूंगा इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, और ये क्वेश्चन में दी हुई है ग्रॉस अमाउंट लेनी है अभी 1 मिलियन। ठीक है, अभी मैं सिर्फ रेंटल्स उठा रहा हूँ और आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया, इन दोनों को ऐड कर लूंगा और इसके सामने लिखूंगा नेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कि आप इसको डिस्क्लोजर में शो करो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ये आ गई। अब इसमें से लेस करूंगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको कहा था बैलेंसिंग अमाउंट लो, और मैं बैलेंसिंग ही लूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से चूंकि पूरा स्केड्यूल बना हुआ है यहाँ से भी समझा देता हूँ, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कौन सी आएगी, दिस अमाउंट, ये वाली, यानी इस साल के एंड पे जो रिसीवेबल है ना मेरी अमाउंट, वो अमाउंट लेस कर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो मेरी फाइनेंस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होगी, यानी इस अमाउंट में से मैं इस अमाउंट को माइनस करता हूं, तो ये 4104, और ये 4104 असल में ये 3 अमाउंट का सम भी है जो अगले सालों की है। ये देखिएगा, इसको मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ जरा डिफरेंट कलर से, ये, और इसका टोटल कर ले इज इक्वल टू सम, ये सर समझाने के लिए कर रहा हूँ आप, ये इसमें और इसमें 1 रुपी का डिफरेंस तो आना है ना, वो तो रहेगा 4101817। असल में ये वो फाइनेंस इनकम होती है जो अगले सालों की मेरी इनकम बनेगी। ठीक है, तो चूंकि स्केड्यूल कई दफा हम पूरा नहीं बनाते क्योंकि 8-8 10-10 साल का होता है, तो सारा नहीं बनाते, हमें जितनी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से अगले साल तक जाते हैं तो मेरे पास अगली फाइनेंस इनकम नहीं होती, इसलिए हम इसको बैलेंसिंग लेते हैं। तो आप बैलेंसिंग लेके इसको सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन इसके बाद अब इस यहाँ तक तो आ गया, अब इसमें आप लेस करोगे करंट पोर्शन ऑफ लीज रेंटल ऑफ NIL, बस सिंपल करंट पोर्शन लिख लो, या करंट पोर्शन ऑफ NIL या लीज रिसीवेबल। अब करंट पोर्शन कैसे आएगा, जो अगले साल आपने इंस्टॉलमेंट देनी है रेंटल, उसमें से उसकी फाइनेंस इनकम माइनस कर दो, यानी प्रिंसिपल अमाउंट ले लो, तो ये अमाउंट आ गई 4452,508। अब इसमें से अगर इसको लेस करूंगा तो 11,572,038, ये देखिएगा ये नॉन करंट आ गए, खुद बहुत आ गए, तो ये आ जाएगा नॉन करंट पोर्शन ऑफ NIL। इसको यहाँ क्लोज करते हैं। अब जरा देखिए, ये अमाउंट जो 11,572 है ये कहाँ जाएगी, नॉन करंट पोर्शन में, और जो आपकी करंट पोर्शन है उसमें करंट की अमाउंट आएगी, दिस वन, ये करंट पोर्शन। और अगर आपको नोट्स के थ्रू नहीं निकाले, यहाँ से भी ले सकते हो, मैंने पहले कहा था, ये आपकी टोटल लाइबिलिटीज है, ये नॉन करंट है, और इन दोनों का डिफरेंस करंट। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे लेस अकाउंटिंग हो लेसर अकाउंटिंग हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब ये नोट जो बन गया, अब इससे नीचे आइएगा मैच्योरिटी एनालिसिस, नोट 11.1 मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस से पहले ये याद रखिएगा, मैंने एक रेंटल पे कर दिया हुआ, 3 रेंटल रहते हैं, 2016 का, 2017 का और 2018 का।
ठीक है, और 2018 के एंड पर फिर मुझे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक एक साल को लिखूंगा। देखो लेसर अकाउंटिंग में जरूरी है कि आप एक एक साल लिखोगे। लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, यानी लेस देन 1 ईयर का मतलब है कि अगला साल, और अगले साल का रेंटल 6375454। उसके बाद मैं लिखूंगा मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स, यानी इन अदर वर्ड्स ये सेकंड ईयर आ गया। और सेकंड ईयर में भी जो रेंटल पे करना है, देखो ये आज ये एंड हो रहा है, ये फर्स्ट ईयर होगा, ये सेकंड ईयर होगा, ये थर्ड ईयर होगा, तो 3 साल तक मुझे जाना पड़ेगा। कोई 4 साल की लीज है, 1 साल गुजर चुका है, ये दूसरी अमाउंट आ गई। और तीसरा मैं लिखूंगा अगेन मोर देन 2 ईयर्स बट लेस देन 3 ईयर्स, और इसमें जो अमाउंट आएगी वो 1 मिलियन भी ऐड करना है, 7375454 होगा। 73 क्यों हुआ? क्योंकि 1 मिलियन की अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि खत्म हो गया। अब इसको जरा सम कीजिएगा। तो ये एग्जैक्टली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जो ऊपर लिखी है 16,024,546 20126362 इसके इक्वल आनी चाहिए ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज के। ठीक है, अब यहां से आगे भी मैं आपको समझा दूं, ये मेच्योरिटी एनालिसिस लेसर अकाउंटिंग में आप 5 साल तक लेके जाते हो, यानी लेस देन 1 ईयर, फिर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर्स बट लेस देन 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर बट लेस देन 4 ईयर, मोर देन 4 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, और उसके बाद फिर जस्ट सिंपल लिख देना मोर देन 5 ईयर्स। उसके बाद चाहे 7 ईयर्स हो, 8 ईयर हो, वो जितने भी इकट्ठे हैं वो सारे उसमें कंबाइन होंगे। पहले 5 साल को अलग अलग शो करना जरूरी होता है। ठीक है, ये आपका मैंने कंप्लीट क्वेश्चन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया है, जिसमें ये सारा कुछ कवर हुआ शालीमार इंडस्ट्रीज। लेकिन इससे अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, और ये पहली दफा हिस्ट्री में उसने पेपर में दिया था जहां पर रेंटल जो है वो एनुअल बेसिस पे नहीं था। ये पास पेपर का क्वेश्चन, ये भी इसी से रिलेटेड है। सर क्वेश्चन पूछना है एक। जी पूछिए प्लीज। सर ये जो हम एनआईएल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू प्लस करते हैं अनगारंटीड वाली, हाँ जी, पर इसकी जो स्टैंडर्ड में डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो होती है जिसका वो पोर्शन है रेजिडुअल वैल्यू का जो कि श्योर नहीं होता लेसर को। जी तो इस बिल्कुल। सूरत में को ऐसे प्लस करना रिसीवेबल के अंदर एसिड को ओवरस्टेट नहीं करता। एक क्वेश्चन तो सर ये है, और सर दूसरी बात ये कि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की जरा अगर समरी बता दें कि स्टैंडर्ड के अंदर इसका क्या यूज ओवरऑल है। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपकी जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है ये आपको कंफर्म नहीं होती कि ये मिलेगी। ठीक है, बेसिकली इन सिंपल वर्ड इट इज अ रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। मैं आपके ही क्वेश्चन से इसको लिंक करूं, अगर IAS 16 में, IAS 16 में आप एस्टिमेट लगाते हो रेजिडुअल वैल्यू का, वो कौन सी कंफर्म होती है? आप IAS 16 में आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट, फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का एस्टिमेट लगाते हो, ये कौन सी कंफर्म होती है? आप IAS 16 के अंदर यूजफुल लाइफ लेते हो एसेट की, कौन सी कंफर्म होती है? बेसिकली दीज आर नॉन एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन ये याद रखिएगा हर उस एस्टिमेट को आप अकाउंटिंग में लेते हैं जो कम से कम प्रोबेबल होता है, which can be measurable to some extent। यानी एग्जैक्टली मैं अब भी एग्री करूंगा आपकी बात से, इस बात से कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं कहता हूं जी रेजिडुअल वैल्यू 400,000 होगी, ये एक जस्ट एस्टिमेट है, माइट बी पॉसिबल आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड, इट कैन बी मोर देन 400,000 और इट कैन बी लेस देन 400,000। तो बेसिकली होता क्या है कि हमने रिकॉग्निशन करनी होती है इनिशियल, और ये ट्रांजैक्शन होती है फ्यूचर, लेकिन इसके चूंकि चांसेस प्रोबेबल होते हैं इसलिए हम उसको एक रिलायबल एस्टिमेट करके अकाउंटिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं।
लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, लेसर ने एक एसेट लिया लेसी के लिए, चाहे डीलर लेसर है तो चले उसका अपना भी एसेट हो सकता है, वो सेल भी कर सकता है। इस एसेट को वो लीज पर देता है और उसके बाद ये एसेट उसके पास वापस आता है। जब वापस आता है तो उस एसेट को वो सेल भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि फर्दर लीज पे नहीं देगा, उसके दो इनकम जनरेट हो रही है। एक उसकी इनकम है जो कि एग्रीमेंट के मुताबिक लेसी से रिसीव होगी, और एक अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जिसको आप नाम देते हो, एनी अमाउंट व्हिच इज नॉट गारंटीड बाय द पार्टी रिलेटेड टू द लेसी और द लेसर, यानी कि किसी से रिलेट नहीं करती। लेकिन अभी मैंने बताया चूंकि रिलायबल एस्टिमेट होता है तो आप लेते हो। तो जिस वक्त आप एसेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और दो इनकम जनरेट होती हैं, ये इनकम जनरेट हो रही है सेल के अगेंस्ट। इसलिए जो आपके जैसे एक स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन किया था कि हम एनआईएल में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्यों लेते हैं, और दूसरा इसी क्वेश्चन को मैं आगे ले जाऊं तो एज अ स्टूडेंट मैं ये भी कहूंगा कि भी सेल में हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को क्यों नहीं लेते। ठीक है, ये जो सेल है ना, इसको मैं स्क्रैप कहूंगा, स्क्रैप के तौर पे सेल। तो बेसिकली जो लीज एग्रीमेंट के अगेंस्ट आपको कैश मिल रहा है ना, लीज एग्रीमेंट के अगेंस्ट, वो आपका सेल होगी, क्योंकि नॉर्मल जो सेल करते हो उसी पे लीज करते हैं। तो अब ये चूंकि एंड ऑफ द पीरियड है, ये इसका लीज खत्म होने के बाद रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन लेसर के पॉइंट ऑफ से एसेट से जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो आईएफआरएस 16 अलाउ करता है कि आप इसको रिकॉर्ड करो। इसलिए हम एनआईएल में दोनों अमाउंट लेते हैं और सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस अमाउंट को ले रहे हैं। ये बेसिक इसके पीछे लॉजिक है। दूसरी चीज आपने कहा कि गारंटीड और अनगारंटीड क्या है, फर्क क्या है। अनगारंटीड तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। देखो गारंटीड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि गारंटीड हो, नाम से जाहिर है। यानी अगर मैं ये कह दूं कि मैं एक एग्रीमेंट करता हूं और मैं ये कहता हूं एज अ लेसर कि जी ये एसेट आप ले लें, इस लेसर के ये रेंटल्स है, और 5 इयर्स के बाद आपने एक अमाउंट पे करनी है 100,000, और ये it has become part of agreement, so this amount is guaranteed by the lessee। उसने साइन कर दिए हैं, ये अमाउंट गारंटीड दी है लेसी ने लेसर को। तो इसका मतलब एज अ लेसर मैं रेंटल भी लेके आऊंगा, मैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी लेके आऊंगा, और उसके बाद अगर एसेट मेरे पास आता है तो फिर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक हो गया जी, कुछ समझ में आया या कुछ और क्वेश्चन भी है आपका? सर मैंने ये इसके जो है वो गारंटीड और अनगारंटीड के यूजेज की समरी ओवरऑल स्टैंडर्ड में पूछा था कि क्या है, तो मतलब यूजेज हम इसका कहाँ पे इसको हम यूज करेंगे? देखो हर जगह यूज करेंगे। अब देखो लेसी अकाउंटिंग के अंदर, लेसी अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि जितने रेंटल रिसीव हो रहे हैं बस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, रेंट नहीं लेते, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसी अकाउंटिंग में। ठीक है, और लेसर अकाउंटिंग में आप तीन चीजें ले रहे होते हैं, रेंटल भी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये भी सिर्फ फर्क है इस दोनों में। दूसरा आईडीसी का ताल्लुक है, आईडीसी यहाँ पर भी आएगी, आईडीसी यहाँ पर भी आएगी, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपने पढ़ी थी कि अगर डीलर लेसर का केस है या मैन्युफैक्चरर लेसर का, फिर आईडीसी जो है वो मेरा एक्सपेंस आउट होगी। इतनी सी चीज मैंने बताई थी आपको, और बल्कि मैंने एक टेबल में ये चीज एक्सप्लेन भी की थी आपको। सो क्वेश्चन नंबर 26 इसको गौर से देखिए सर। जी। सर एक चीज, सर जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो लेसर को तभी मिलेगी ना जब ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर नहीं हो रही। एब्सोल्युटली, और जब जिस क्वेश्चन में अनगारंटीड दी हुई है उसका मतलब ही यही है ना। सर एक चीज और, जब परचेज बार्गेन ऑप्शन होता है क्वेश्चन में कि तो सर उसका मतलब ये है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही या ट्रांसफर हो रही है? किसकी बात कर रहे हो सर? जब क्वेश्चन में परचेज बार्गेन ऑप्शन है लेसी के पास कि वो इतनी अमाउंट पे परचेज कर ले, तो सर इसका मतलब है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है लेसी को या नहीं हो रही? तो सर फिर उस क्वेश्चन में तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना?
देखो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है ये 26 क्वेश्चन के अंदर ये चीज दी हुई है उसने, ये 26 में जो आप बात कर रहे हो ना वो 26 क्वेश्चन में, ठीक है। कि यहाँ पर उसने ये बताया कि इट इज रीजनेबली सर्टेन HL विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें वो दूसरी चीज है जो आप बात कर रहे हो, वो परचेज बार्गेन ऑप्शन। परचेज बार्गेन ऑप्शन में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती नहीं है, वहां पे कहाँ आ जाएगी? आप मुझे क्वेश्चन दिखा दो जहां पे आ रही है, अगर कोई आपके जहन में है क्वेश्चन तो दिखा दो, ठीक है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां पर आपकी परचेज बार्गेन ऑप्शन आ जाएगी वहां अनगारंटीड देगा ही नहीं क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में दी हुई है, इसमें भी ऑप्शन है लेकिन वो परचेज बार्गेन ऑप्शन नहीं है प्लीज, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, और इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मुझे नजर आ रही है, ये दी हुई दिस वन, सही है सर, क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा आइएगा क्वेश्चन नंबर 26 को स्टार्ट करते हैं, जितना हो सकता है आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। Guava Leasing Limited has leased a machine to Honeyberry Limited HL on 1st July 2017 on the following terms. ये 1st July 2017 को आपका लीज एग्रीमेंट हो रहा है। नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड इज 3.5 years। अब ये याद रखिएगा, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना हो गया? 3.5 ईयर। इसको प्राइमरी पीरियड भी मैं कहूंगा क्योंकि इसमें दो पीरियड है। Each semi-annual lease payment of 48 million is receivable in arrears। ये फर्स्ट टाइम उसने क्वेश्चन में दिया था सेमी एनुअल। इससे पहले आप देखो हम जितने क्वेश्चन कर चुके हैं ये पास्ट पेपर के ही हैं, तो उसमें आपको एनुअल मिला था। ये पहला क्वेश्चन है जब सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव होगी 48 मिलियन की और एरियर में। अच्छा नंबर 2, लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म बाय 1.5 years। शुरू में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लीज पीरियड, इसमें दो पीरियड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये भी डिस्कस किया था कब सेकेंडरी पीरियड लीज का हिस्सा होगा और कब नहीं होगा, ठीक है अगर याद हो। और हमने क्लियरली पढ़ा था कि जहां पर इट इज रीजनेबली सर्टेन कि ऑप्शन शैल बी एक्सटेंडेबल, कि ये आप ऑप्शन जो आप एक्सरसाइज करोगे और पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा तो फिर 1.5 ईयर जो है वो लीज के हिस्सा बनेगा। और इफ इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन तो फिर लीज 3.5 इयर्स पर रहेगी। तो आगे पढ़िएगा, ईच सेमी लीज इंस्टॉलमेंट इन द एक्सटेंडेड पीरियड विल बी 15 मिलियन, और ये भी रिसीवेबल इन एरियर है। इट इज रीजनेबली सर्टेन HL विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, क्लियरली लिख दिया उसने रीजनेबली सर्टेन। तो इसका मतलब है कि मेरा लीज पीरियड 3.5 नहीं है, 3.5 प्लस 1.5 यानी 5 इयर्स है, ठीक है। उसके बाद रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%, दैट्स फाइन, ये 10% दिया हुआ रेट इम्प्लिसिट। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 6 years। GLL incurred unguaranteed residual value at the end of lease term is estimated at 20 million। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया कि ओनरशिप फिर भी ट्रांसफर नहीं हो रही, एक्सटेंड होने के बावजूद लेसर को वापस आएगी जिससे वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू अर्न करेगा 20 मिलियन। GL earned a direct cost of 10 million, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। अब देखें डायरेक्ट कॉस्ट है और ये डीलर लेसर है या नॉर्मल लेसर है, ये नॉर्मल लेसर है। एंड जनरल ओवरहेड ऑफ 0.5 मिलियन टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, ये जनरल ओवरहेड है और जनरल ओवरहेड पे इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ये तो एक्सपेंस आउट होते हैं। अच्छा अब ये एक क्वेश्चन है, अब ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा कर सकूं, लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन प्लीज जिस वक्त आपने स्टार्ट करनी है इस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना। लेकिन ये डीलर नहीं है, सॉरी, लीज पीरियड 3.5, ईच सेमी एनुअल लीज पेमेंट, यस ये सिंपल लेसर है। ओके सिंपल लेसर है तो फिर तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मसला ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। फिर तो ये सारा कुछ आएगा, इसमें तो आप अलग-अलग एंट्री करोगे जिस तरह नॉर्मली करते हो, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा लेकिन इसमें एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो जरा देखिएगा, इसमें जब आप इंटरेस्ट पीरियड लोगे, ये नीचे आता, बल्कि इसको छोड़िए, यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, एग्जाम्पल 26, इसके एक दो पॉइंट मैं जरा पहले आपसे डिस्कस करूँ। अच्छा इसमें रेट इम्प्लिसिट कितना दिया हुआ है जी? 10%।
rate implicit in lease at 10%. और ये जो भी रेट होता है ना आपको जो गिवन होता है, इसके साथ ये वैसे क्लियरली लिखा पर एनम, लेकिन अगर ना भी लिखा हो तो ये हम अज्यूम करते हैं पर एनम। हाँ, अगर वो खुद लिख दे कि ये बाई एनुअल रेट है तो फिर तो और बात है, ये पर एनम। और लीज पीरियड हमारा डिसाइड हुआ 5 years। ये 5 years कैसे हुआ ये भी देख लीजिएगा। 3.5 years ये आ गया और 1.5 years ये आ रहा है, ये यानी 5 years हो गया। ओके, अच्छा, अब जिस वक्त आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये फार्मूला लगाते हो r इंटू, अभी पहले इस हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय i, चूंकि एरिया है तो ये फार्मूला रखूंगा। अब इसमें r जब लोगे, r कितना है रेंटल, अब इसमें दो रेंटल्स हैं। 3.5 ईयर का रेंटल जो है वो सेपरेट है, ये 48 मिलियन का है, और 1.5 ईयर का रेंटल डिफरेंट है, तो इसलिए इसको दो हिस्सों में कैलकुलेशन को लेना पड़ेगा। यानी r जो है वो मेरे पास आएगा 48, पहले इसी को लेते हैं, इनटू 1 माइनस 1 पॉइंट। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट जो है इम्प्लिसिट वो 10% है, लेकिन चूंकि ये बाई एनुअल है इंस्टॉलमेंट तो इंटरेस्ट हाफ कर देंगे, यानी इस इंस्टॉलमेंट पे जो रेट एप्लीकेबल होगा वो 10% नहीं 5%, तो 1.05 रेज टू पावर। अच्छा, अब पीरियड जो है वो 5 ईयर नहीं लूंगा, क्योंकि ये 48 की जो इंस्टॉलमेंट है वो 3.5 ईयर्स के लिए है। अच्छा, 3.5 ईयर्स मैं यहाँ नहीं लूंगा बल्कि 7 लूंगा। ऑलवेज रिमेंबर कि इस फॉर्मूले में जो n लिखते हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होते, वो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। टर्म का मतलब जितने पीरियड के बाद आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। अगर 6 मंथ के बाद इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो एक साल में 2 हुए, अगर 3.5 साल है 3.5 ईयर, तो 3.5 इंटू 2 कर दूंगा तो 7 ईयर हो जाएंगे, यानी इट मींस कि ये 7 ईयर में आपका कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ ईयर्स के बाद n के बाद अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट हाफ करना होता है आपने, ये एनुअल होता है तो इसको i/2। इसी तरह अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो तो n कैलकुलेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, i कैलकुलेट करने के लिए 4 पे डिवाइड करूंगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा 0.05 पे, ये एक हिस्सा भी सॉल्व हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, प्लस अब अगली इंस्टॉलमेंट देखिएगा, इससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है 15 मिलियन। 15 मिलियन की इंस्टॉलमेंट जो है ये 1.5 ईयर्स तक होगी, 15 इंटू, और ये भी सेमी एनुअल होगी, ये देखिएगा ई सेमी एनुअल, तो 15 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -3 होल डिवाइडेड बाय 0.05। अच्छा, यहां तक कैलकुलेट हो गया, चूंकि ये डीलर लेसन नहीं है इसी को कंटिन्यू करेंगे। और अब मैं प्लस करूंगा अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, दैट इज 20 मिलियन। तो 20 मिलियन को आप कैलकुलेट करेंगे। अब 20 मिलियन कब मिलने अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ऑब्वियसली अनगारंटीड होती ही एंड ऑफ लीज टर्म है, और लिखा भी हुआ है एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म मेरी 5 इयर्स है, तो लिहाजा 20 इंटू 1.05 रेज टू पावर -10। ठीक है, अब यहाँ एक कंफ्यूजन जरूर आती है इस हिस्से में। एग्जामिनर ने आपको जो सॉल्यूशन दिया था उसके अंदर उसने लिखा था 20 इंटू 1.10 रेज टू पावर -5। ठीक है, नॉर्मली तो लीज में अगर हम सेमी एनुअल कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग सेमी एनुअल होती है, लेकिन ये अमाउंट उसने इसलिए ली थी यहाँ पर कि इस पे सेमी एनुअल एप्लीकेबल नहीं होता, तो लिहाजा इस अमाउंट को मैं इतराज कोई नहीं है मुझे, लेकिन स्टैंडर्ड ने किसी किस्म की कोई गाइडलाइन नहीं दी। जनरली हमारा जो जनरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो ये होता है कि अगर सेमी एनुअल यूज कर रहे हैं तो सारी कैलकुलेशन सेमी एनुअल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात से एग्री मैं तब भी करूंगा इस वजह से कि क्योंकि ये एनुअल अमाउंट एक अमाउंट है सिंगल, तो सिंगल अमाउंट पे नॉन कंपाउंडिंग एनुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं, तो लिहाजा अगर इस तरह उसने एग्जामिनर ने किया तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बेशक छोड़ दो। ठीक है,
तो लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि दोनों ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अब इन तीनों अमाउंट को कैलकुलेट करोगे और तीनों अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल आएगा उस पे लीज को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर ये जो +15 का आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर काउंट कर रहे हैं, तो ये 15 मिलियन है, हमें ये 4th और 5th ईयर में मिलेगी ना, हमें 3rd ईयर में तो नहीं मिलेगी, तो -3 की जगह -10 आना चाहिए ना। इसकी जगह -10 आना चाहिए सर, बिकॉज कि ये हमें 4 ईयर और 5th ईयर में जाके मिलेगी, हमें ये पहले 3 सालों में तो नहीं मिलेगी ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये 3.5 ईयर ये हो गए और 5 ईयर, ठीक है। ये सर जो ये इंस्टॉलमेंट यहाँ -3 की जगह -10 आना चाहिए। -10 नहीं आएगा बच्चे, मैं अभी आपको बताता हूँ उसकी रीजन। ओके सर। ये 15 मिलियन है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। 15 और ओके सर। 15, ठीक है। अच्छा अब देखो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है डिलेड एन्युटी का, डिलेड एन्युटी का। यहाँ से आपको लीज रेंटल रिसीव हो रही है और ये 48 जितनी भी है, ये सारा 48 है। मुझे प्रेजेंट वैल्यू जब चाहिए होती है, जब इसको मैं एन्युटी फैक्टर लगाता हूँ, ये यहाँ पर आ जाती है 0 ईयर, ठीक है जी। जो कि ये कैलकुलेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा ये जो 15 मिलियन वाली अमाउंट है, जब इसको ये फार्मूला लगाता हूँ ना -3 वाला, ये अमाउंट आएगी इस साल, ठीक है। हमेशा याद रखें, जब भी मैं कैलकुलेट करता हूँ जिस जहां से रेंटल होता है उसका स्टार्ट में आता है। तो यानी ये 3.5, तो इसके बाद इसको 3.5 ईयर्स में लेके जाना है, तो इसको बाद इस तरह कीजिएगा 1.05 रेज टू पावर -7, रेज टू पावर -7। लेकिन इधर डायरेक्ट -10 नहीं ले सकते आप। -10 का मीनिंग ये होता है कि फिर यहाँ से सारी इंस्टॉलमेंट 15 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो डिलेड एन्युटी का, ये डिलेड एन्युटी हम यहाँ पे अप्लाई करें। अब मैं देखता हूँ इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको एक दफा फिर रिवाइज करता हूँ। डिलेड एन्युटी फॉर 2, ये एक कॉन्सेप्ट होता है आपका डिलेड एन्युटी का। अगर आज आप एक अमाउंट ले रहे हैं, ये 0 ईयर का है, और इसके बाद ये 1 2 3 4th ईयर से आपको रेंटल रिसीव होना शुरू होती है। 4 5 6, यानी ये लीज एग्रीमेंट इस नेचर का है जिसमें वो कहते हैं जी पहले 3 साल हम कोई रेंटल नहीं लेंगे, 4 5 6 7 ये 4 साल आप रेंटल लेंगे, ठीक है। अब ये रेंटल वो बताता है जी कि रेंटल जो है वो आपका 600,000 है। अब अगर वो मैंने इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो ये जो एन्युटी फैक्टर आप लगाते हो 1 - 1.12 का वर्ड ले रहा हूँ, 12%। तो ये 4 रेंटल आएंगे, नंबर 1 2 3 4। मैंने अभी आपको समझाया कि n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता, प्लीज पहली बात तो ये याद रखिए। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी मीन वो टर्म जिसमें आप पेमेंट्स कर रहे हो, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स आ रही है। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपने काउंट करनी है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट देखिएगा तो ये 4 आ रहे हैं। तो मैं n7 पुट नहीं करूंगा, मैं n पुट करूंगा -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.12। ये तो पहला हिस्सा इसका सॉल्व हो गया। अच्छा जिस वक्त ये मैं कैलकुलेट करता हूँ ना इस हिस्से को रेंटल से मल्टीप्लाई करके, तो ये एन्युटी जो पहला साल होता है इससे प्रीवियस ईयर में चली जाती है, यानी ये इस डेट की, इस साल की प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू है 3rd ईयर की। जबकि मुझे जो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है वो 0 ईयर की चाहिए होती है, हमेशा एट 0 ईयर। तो लिहाजा इसको 3 साल मैं फिर डिस्काउंटिंग करूंगा। अब जब फर्दर डिस्काउंटिंग करूंगा, अब ये सारी कैलकुलेशन एक सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट हो चुकी होती, अब एन्युटी नहीं रहती। तो लिहाजा इसको फर्दर 3 ईयर में डिस्काउंट करने के लिए हम 1.12 रेज टू पावर -3 कर देते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो एन्युटी 7 आपकी ईयर भी पूरे कर गई, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जब आप, अगर हाँ, अब जो दूसरी बात है, अगर मैं इस तरह कैलकुलेट करूं
600,000 जैसे अभी आप बता रहे थे 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.12। ये इसका मीनिंग क्या लूंगा मैं? इसका मीनिंग ये है कि आप 600,000 की जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो 7 इंस्टॉलमेंट्स बनते हैं, जबकि 7 इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये 4 इंस्टॉलमेंट है। तो प्लीज इस क्वेश्चन के अंदर, अब मैं उस क्वेश्चन में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर आइएगा सेकेंडरी पीरियड में, तो ये 3.5 ईयर्स यहाँ तक पूरे हो रहे हैं। इससे आगे ये 4 ईयर हो गया, 4.5 ईयर्स हो गए और 5 ईयर्स, और यहाँ पे लीज खत्म हो रही। मैंने पहला रेंटल यहाँ पे करना है एक्स्ट्रा 15 मिलियन, दूसरा यहाँ 15 करना है, तीसरा यहाँ 15 करना है, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा 15 15 और 15, ठीक है। अच्छा अब मैं एन्युटी अप्लाई करूंगा, यहाँ एन्युटी अप्लाई करूंगा, तो अब इससे पीछे भी आपके 7 बनते हैं, यानी 0.5 1 2 1.5 2 2.5 3 और 3.5, यानी ये 7 आपकी टर्म्स बनती है। लेकिन ये अलग एन्युटी है जो कि 48 की थी, इसकी तो आपने कैलकुलेशन सेपरेट कर ली। अब जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो ये याद रखिएगा, ये N1 N2 N3 ये 3 साल है, 3 N कंसिडर हो गए। अब जब मैं इसमें फार्मूला पुट करता हूँ 1 माइनस इंटरेस्ट रेट जो भी है, मैं ये फिलहाल 12 ले रहा हूँ, और इसको अगर 12 है तो हाफ कर देंगे ना, n बाय एनुअल 6% रेज टू पावर -3, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है, डिवाइड बाय 0.06, और इसको फिर चूंकि ये एन्युटी आएगी यहाँ पर 3.5 में, और 3.5 से 0 पर लाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 आ जाता है, तो 1.06 रेज टू पावर -7, ठीक है। अच्छा अब आपने एक काम अगर करें एक्सेल शीट पर, आप खुद बना के देखें, अगर यानी रेज टू पावर 10 लेकर रेज टू पावर -3 इंटू 1 -7, तो आपको खुद मेरी बात समझ में आएगी कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिलेड एन्युटी, डिलेड एन्युटी। तो इसमें इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो अब चूंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं है, मैं स्टार्ट दूं, आपने कोशिश करनी है जितना हो सकता है। लेकिन मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूं, उसको भी जो आप कर सकते हो घर पे। अच्छा इससे आगे मेरे ख्याल ऑपरेटिंग लीज है, ये ऑपरेटिंग लीज है 27 ऑपरेटिंग लीज का, वो पहले दे दिया उसने। तो इसको जरा आज मुकम्मल कीजिएगा, यही 2 क्वेश्चन है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा कल, ठीक है, या आज रात को या कल भेज दूंगा आपको क्वेश्चन जो इसके अलावा है, उसको भी जरा देखिएगा। अटेंडेंस मार्क कर लो आप लोग। अब्दुल्ला शौकत, अहमद इशफाक, प्रेजेंट सर। अंत शफीक, अरसलान जफर, Present, sir. असद मुनीर, प्रेजेंट सर। इमन मुजीब, Present, sir. दूर शहबाज, ईमान तारिक, फैज नुमान, Present. किसने प्रेजेंट कहा? Durra Shehwar. फैज नुमान, फहद अहमद ख्वाजा, फजर अफजल, बुले राना, हमादुल्लाह साजिद, Present, sir.
हानिया खालिद, हीरा नहीं, जवेरिया जफर, मैमूना जुबैर, महविश खान, Present, sir. मिशल जमीर, Present. ओके, मोहम्मद अहमद, Present, sir. मोहम्मद अली खरर, मोहम्मद एहतशाम, हमजा आमिर, काजिम रजा, Present. मोहम्मद उस्मान, Yes, sir. जकरिया, मुनीबुल हसन, नवाल फखर, नोमान जावेद, पलवशा महमूद, Present, sir. कुरातुल ऐन असलम, राबिया साकिब, Present. शाहिद अकरम, Present. सैयदा मसूमा बतूल, Present, sir. तहरीम सलमान, उसामा खान, Yes, sir. जुनैर वसीम। Present, sir. अब देखिएगा किसी का नाम कोई अटेंडेंस ना लगी हो। ओके जी, अब ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं प्लीज इसको जरा आज मुकम्मल कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बाकी मंडे को हम एक दो दिन और देते हैं लीज को, और क्वेश्चन मैं निकालता हूँ जो अच्छे क्वेश्चन है और उसके बाद उसको करेंगे एंड देन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।